नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जैक एनसीईआरटी हिंदी लर्निंग विद राकेश में। आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 अफवाह यानी ड्रेनेज सिस्टम, जिसे हम अफवाह तंत्र भी बोलते हैं, इसका अंतिम भाग यानी पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं। इस भाग में हम नदियों का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, क्या महत्व है, इसको विस्तार से समझेंगे और पार्ट 5 में पढ़े हुए थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। आप जानेंगे कि नदियाँ केवल जल की धाराएँ नहीं होती, बल्कि वे हमारी कृषि, उद्योग, ऊर्जा, आयात और संस्कृति का मूल आधार है। इस वीडियो में कोई उत्तर प्रश्न नहीं डिस्कशन करेंगे, सिर्फ आज ये कंप्लीट करेंगे थ्योरी सेशन और अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय का अंतिम और सबसे परीक्षा उपयोगी। तो आप वीडियो पे बने रहें। हम लोग ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो हमारा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक ज़रूर देखें। ये पार्ट 6 है। ये मैप को भी अच्छे से समझें, जैसे हम आपको बताए थे। जैसे हम पिछले पार्ट में हम बताए थे आपको झील के बारे में। तो आप जैसे में पुलिकट झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, बाउंड्री पे शेयर है, नेबर है दोनों के। तो पुलिकट झील आप याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है और तमिलनाडु। इसी प्रकार से कोल्लेरी झील आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी झील है। कहने का मतलब है कि ये लेगून झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी का, चिल्का झील, जो कि बंगाल की खाड़ी के साइड है। और इसी प्रकार से भारत की जो सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, जो कि केरल में है। इसी प्रकार से लिंगनमक्की झील जो है वो भी आप याद रखें कि ये किधर है, तो पश्चिम, हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम भारत में है। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कृष्णराज सागर झील, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर हम नॉर्थ इंडियन की बात करें, जो कि मीठे पानी की झील होती है अक्सर, वो है वुलर झील, डल झील, आप याद रख सकते हैं सांभर झील, ये यहाँ से बनाया जाता है। ये खारे पानी लवणीय झील है। इस प्रकार से भारत में कई प्रकार के झील है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। तो थोड़ा सा हम लोग रिविज़न कर लेते हैं झील वाला सेक्शन को, फिर हम लोग आज की टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, महानदी से संबंधित नहीं फैक्ट देखें तो आप अवश्य देखिए। देखिए झील दिया था, झील को हम लोग बोलते हैं लैक, यानी कि झील को हम लोग लेक भी बोलते हैं। भारत झीलों का, मान लीजिए झीलों का बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पाई जाती है। आप एक फैक्ट याद रखिए, फिनलैंड एक ऐसा देश है यूरोप का जिसमें बहुत सारे हज़ार से प्लस झील है, इसलिए इस देश को झीलों का शहर कहते हैं। तो आप याद रखिए। यहाँ से देखें डल झील का आप नाम सुने होंगे, डल झील जम्मू कश्मीर में है, ये भी आप याद रखिए। इसी प्रकार से जो झील होते हैं लोगों को आकर्षित करता है। झील का यूज देखिए क्या क्या चीज़ में किया जाता है, तैराकी में भी यूज किया जाता है, नौकायान में किया जाता है और जलीय खेलों का आनंद लिया जाता है। ये आकर्षित करता है, जिस जगह पे झील होता है वहाँ लोग अधिक जाते हैं पर्यटक या टूरिज्म के रूप में। इसी प्रकार से दिया गया है नैनीताल। नैनीताल जम्मू कश्मीर में, ये तो जगह टूरिज्म वाला है, स्पोर्ट वाला है, पर्यटन वाला है। लोग यहाँ जाते हैं क्योंकि यहाँ झील भी है और बहुत अच्छा दृश्य है। पर्यटन स्थल को झील, अगर मान लीजिए पर्यटन स्थलों पर झील नहीं होगी तो क्या होगा, तो यही होगा कि लोग वहाँ कम जाएंगे, वो आकर्षित कम करेगा, और झील होगा तो लोगों को आकर्षित करेगा। तो इसी प्रकार से नैनीताल उत्तराखंड में है, नैनीताल झील भी है, ये आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग झील का देखेंगे डिफिनेशन। झील का डिफिनेशन दिया गया है कि पृथ्वी की सतह के गर्त, मतलब पृथ्वी की सतह जो सरफेस है अर्थ का, उसमें अगर कोई गड्ढा वाला भाग है, डीपेस्ट है, गर्त है, तो गर्त भागों में अगर जल जमा हो जाता है तो उसे हम झील कहेंगे, लेक कहेंगे। ये फैक्ट आप जरूर याद रखें। अगर झील बड़े आकार की हो, बहुत बड़ी बड़ी झील हो, तो उसे झील ना कह के हम समुद्र कहेंगे। जैसे में कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, ये सब झील है। अब कैस्पियन जो अरल सागर है ये सूख गया है, इसका पानी बहुत ही कम है, ये मध्य एशिया में है, सेंट्रल एशिया में। मृत सागर जिसे हम डेड सी बोलते हैं, इसी प्रकार से ये इजराइल के आसपास है। इसी प्रकार से कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा झील है, ये खारे पानी का झील है कैस्पियन सागर। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट लिखा गया है कि भारत में बहुत सारी झील है, इसका आकार और लक्षण अलग अलग है। कुछ झीलें जो है अस्थायी है, परमानेंट है, और कुछ जो है परमानेंट नहीं। कुछ झील वर्षा पर निर्भर करती है, जैसे में अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भर करती है, अगर बारिश होती है तो उसमें पानी आती है, नहीं तो नहीं आती। कुछ ऐसे झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फों की चादर से हुआ है, यानी ग्लेशियर से, बर्फ के पिघलने से, स्नो से हुआ है, और वो मीठे पानी की झील बनी है। जबकि कुछ अन्य झीलें का निर्माण हुआ है वायु से, हवा से, नदियों से और मानवीय क्रियाकलापों से भी हुआ है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी से भी हुआ है। यानी कि इसलिए हम बताते हैं कि जो झील होते हैं दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक झील, एक मानव निर्मित झील। प्राकृतिक झील जो मानव, ये गॉड गिफ्टेड है, या नेचर के द्वारा बनाया गया है, जबकि मानव जिसे मैन मेड या फिर मानव निर्मित झील कहते हैं, वो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार से कुछ झील दिया गया है। लेगून झील
जैसे में चिल्का झील एक लेगून झील है, लेगून झील, चिल्का झील लेगून झील है, पुलिकट झील लेगून झील है और कोलेरू झील लेगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ये खारे पानी की झील है, यानी सलाइन वाला है, सलाइनिटी वाला है। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में है और कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है। फिर कुछ और फैक्ट दिया झील के बारे में, जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान का जो सांभर झील है वो मौसमी है। तो राजस्थान का जो सांभर झील है ये एक लवणीय झील है, यानी सलाइन वाली है, नमक की मात्रा है, सैलिनिटी है, और एक ऐसी झील है जहाँ से नमक का निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और एक अंतर्देशीय झील है। तो ये फैक्ट याद रखें। मीठे पानी की जो अधिकांश झील है यानी फ्रेश वाटर के झील वो हिमालय से बनती है और हिमालय क्षेत्रों में ही पाई जाती है, क्योंकि हिमालय द्वारा बनाई गई है, यानी ग्लेशियर स्नो के द्वारा बनाया गया है। दूसरे शब्दों में, जब हिमानियों ने या कई द्रोणी गहरी बनाई तो बाद में हिम पिघलने से भर गई। मान लीजिए हिमानी के द्वारा किसी प्रकार से डिफेस्ट हुआ, गड्ढा हुआ, और उससे फोल्ट होने के कारण वहाँ पे हिमानी या फिर स्नो या फिर बर्फ जब पिघला तो उसमें भर गया और वो बन गया एक झील। तो या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंद गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के वुलर झील, इसका जस्ट अपोजिट है। जो जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है वुलर झील, आप ये झील का नाम अवश्य रखें, वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे है पूछा जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में। ये बना कैसे है, तो भूगर्भीय से बना है, यानी कि हिमालय में ही पाया जाता है ये भी। लेकिन देखिए ये एक विपरीत है, ये बताया है कि इसका एक विपरीत है, और ये भूगर्भीय यानी जियोलॉजिकल एक्टिविटी से बना है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, यानी कि यह एक मीठे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी झील है, इसीलिए इसे बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। डल झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, भीमताल नैनीताल। देखिए इसके पीछे ताल ताल आ रहा है, ट्रिक्स याद रखिए कि उत्तराखंड में है दोनों, भीमताल नैनीताल और डल झील। लोकटक मणिपुर में है। फिर बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। तो ये सब झील जो है वो मीठे फ्रेश वाटर की झील है, मीठे पानी की झील है, और ये सब झील जो है वो आप याद रखिए कि किस राज्य में है। इसी प्रकार से दिया गया है कि झीलों का यूज हम जल विद्युत उत्पादन में यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करते हैं। नदियों के ऊपर बांध बनाया जाता है और झील का निर्माण हो जाता है, जैसे में गुरु गोविंद सागर, ये मानव निर्मित झील है, मैनमेड झील है, ये भाखड़ा नागल परियोजना के द्वारा बनाया गया झील है। फिर बता रहा है कि एटलस की सहायता से आप प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झीलों की सूची तैयार कीजिए। तो हम आपको बताए हैं, बुक के हेल्प से आप इसका अंतर बता सकते हैं और इसका आप खोज सकते हैं कि कौन कौन सा मानव निर्मित है और कौन कौन सा प्राकृतिक है। ये झील मानव के लिए, झीलें जो होते हैं वो मानव के लिए, हम लोग के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि झील जो है वो नदी के बहाव को सुचारू बनाने में एक पहला इसका एक पॉइंट है। तो आप ये वाला याद रख सकते हैं कि झील का यूज नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक है, उसका हेल्पफुल करता है। इसी प्रकार से जब अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ को भी रोकती है। सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में करती है। तो दूसरा पॉइंट याद रखें कि सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। तीसरा पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि वर्षा के मौसम में बाढ़ को रोकती है। इसी प्रकार से झीलों का उपयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी किया जाता है। इसका हो गया चौथा। इसी प्रकार से आप पॉइंट बाय पॉइंट याद रख सकते हैं। फिर बताया गया है कि जलवायु को सामान्य बनाती है, ये पाँचवां पॉइंट आप याद रख सकते हैं। जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है, 6 पॉइंट भी याद रख सकते हैं। अगर 6 पॉइंट आप याद रखते हैं तो कम से कम आपको 1-2 जरूर याद रहेगा हमेशा के लिए। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है और हमें मनोरंजन प्रदान करती है। तो ये भी इसका है कि मनोरंजन हमें एंटरटेनमेंट देती है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है, यानी कि पर्यटन को लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जैक में पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम क्लास 9th में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, यानी कि रिवर का क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में, इंडिया के इकोनॉमी में। तो देखेंगे संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। तो नदियों का जो जल है, पानी है, जो रिवर में पानी है, वो क्या है, मूल प्राकृतिक संसाधन है, यानी एक नेचुरल रिसोर्स है। और ये इतिहास में जाके देखेंगे तो नदियों का एक अत्यधिक महत्व रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंपॉर्टेंट, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानव के इतिहास में, क्या, नदी का। तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट होते हैं नदी मानव के लिए। तो ये छोटा सा लेसन होगा, आप ज़रूर देखें। यहाँ पे बताया गया है कि अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। तो ये मानव के क्रियाकलाप, जैसे हम लोग के एक्टिविटी के लिए, हम जो नदी है वो सिंचाई इरिगेशन के लिए यूज हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विद्युत उत्पादन करने में उसका यूज हो सकता है। यही बता रहा है कि यही कारण है कि नदियों के तट ने
प्राचीन काल से ही अधिवासियों का अपनी ओर आकर्षित किया है। आप देखिए दुनिया में सबसे अधिक आबादी कहाँ है, सबसे घना जनसंख्या, हाईएस्ट पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो आप देखिएगा कि नदी के किनारे-किनारे बसे हुए दुनिया के सबसे अधिक पॉपुलेशन वहीं पाए जाते हैं। जैसे में गंगा जो रिवर है, आप इसके साइड में चले जाइए उत्तर प्रदेश में, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला पॉपुलेशन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, यूपी, जिसका कैपिटल लखनऊ है। आप याद रख सकते हैं क्योंकि गंगा नदी है और इसके किनारे बहुत अधिक पॉपुलेशन में लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश का लगभग 20 से 22 करोड़ आबादी है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही यानी एंशियंट टाइम से ही आदिवासियों मतलब कि जो वहाँ बसते हैं रहते हैं अपने ओर आकर्षित किया है। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं, जैसे में आप कानपुर, बनारस, ये सब आप पटना, आप ये सब देख सकते हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। तो झारखंड में ऐसा कोई भी शहर तो नहीं है नदी के किनारे अवस्थित है, क्योंकि गंगा तो बहुत ही कम फ्लो करती है, सिर्फ साहेबगंज जिला में। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। तो ये वाला पॉइंट आप अधिक रखें कि भारत जैसा देश, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं, 70 से 75% लोग। तो इसलिए यहाँ की जनसंख्या का जीविका क्या है? कृषि है। यानी कि यहाँ के लोग सब कृषि पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड है, निर्भर है कृषि के लिए। और यहाँ का लोगों का लाइवलीहुड, जीविका भी क्या है यहाँ के लोगों का, यहाँ की जनसंख्या का? तो कृषि है। इसलिए भारत में नदियों का और महत्व हो जाता है। भारत में नदियों का यूज सिंचाई, इरिगेशन, पटावन के लिए करते हैं, नौ संचालन के लिए करते हैं, जल विद्युत निर्माण में करते हैं, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर इसी प्रकार से एक यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा योजना चलाया गया, इसका नाम है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसे बोलते हैं NRCP। आप इसे बोल सकते हैं नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसे NRCP बोल सकते हैं या राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देखिए राष्ट्रीय का मतलब नेशनल हो गया, नदी का मतलब रिवर हो गया, सी का मतलब कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण हो गया, पी का मतलब प्रोग्राम यानी योजना। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एन मतलब राष्ट्रीय, नदी का मतलब आर, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, योजना मतलब प्रोग्राम, NRCP। ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। इसका काम था कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ प्रारंभ हुआ। तो आप ये याद रखिए कि देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 1985 में, लाया गया गंगा एक्शन प्लान, जिसे गंगा एक्शन प्लान को बोलते हैं GAP यानी गंगा एक्शन प्लान। इसको हम गंगा एक्शन प्लान, जो कि 1985 में लॉन्च किया गया था और साथ ही आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। तो जो गंगा एक्शन प्लान था 1985 में लॉन्च हुआ, लेकिन 1995 में 10 साल आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद क्या हुआ कि नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया, गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। यही गंगा कार्य योजना जो है उसी को हम गंगा एक्शन प्लान बोलेंगे, और ये राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत है। NRCP का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करने और जल की गुणवत्ता में सुधार करना था। तो इसको बनाने का मेन उद्देश्य था नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना। अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस जो सोर्स है, स्रोत दिया है, उसमें आप विजिट कर सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल http nrcd.nic.in NRCP PDF एज ऑन 25/7/17। इस तरह से आप जा सकते हैं। नदी प्रदूषण क्या है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है नदी, नदी का मतलब हो गया रिवर, या रिवर्स, जितने भी इंडिया में रिवर्स हैं। इसी प्रकार से दिया है प्रदूषण, प्रदूषण को बोलते हैं पॉल्यूशन। तो इसे हम बोल सकते हैं रिवर पॉल्यूशन, यानी ये टॉपिक का नाम है रिवर पॉल्यूशन। तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है रिवर और पॉल्यूशन, मतलब कि रिवर का पॉल्यूशन हो जाना, दूषित हो जाना, प्रदूषित हो जाना। तो इसी को नदी जल की घरेलू, औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। यानी क्या, जो नदी का जल है, पानी है, वो कैसे प्रदूषित हुआ, इसका क्वालिटी में गिरावट कैसे आया? तो घर से जो कचरे निकलते हैं, गार्बेज वगैरह, औद्योग इंडस्ट्री से गार्बेज, कूड़े कचरे, इसी प्रकार से कृषि में बढ़ती मांग, फर्टिलाइज़र, उर्वरक, खाद,
इसके कारण जल नदी का जो जल है वो प्रभावित हुआ, इसलिए इसको गुणवत्ता भी प्रभावित हुआ, इसका क्वालिटी गिर गया और नदी यानी रिवर जो है सो पॉल्यूशन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप अगर नदी प्रदूषित हो जाएगी, रिवर यानी कि रिवर का जो वाटर है, जल है, नदी जल, वो अगर पॉल्यूट हो जाएगी, इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, तो इसका परिणाम, इसका कंसिक्वेंसेस, परिणाम स्वरूप मतलब कंसिक्वेंसेस, इसका क्या परिणाम हो सकता है? तो नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, यानी कि नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इनका आयतन घट जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। देखिए यहाँ पे नदियों से अधिक जल की निकासी होती है, नदियों से अगर हम अधिक जल निकाल लेंगे और इसका आयतन घट जाता है, तो फिर इसका आयतन तो घटेगा। अगर नदी का पानी हम निकालेंगे तो उसका तो पानी घटेगा, आयतन वॉल्यूम। इसी प्रकार से बताया जा रहा है कि उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे, यानी कि हम उसको फ़िल्टर किए नहीं, बिना फ़िल्टर अनट्रीटेड कचरे को हम नदी में मिला देते हैं, तो यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करेगा। अगर हम गंदे पानी को ऐसे ही नदी में छोड़ देंगे, नदी में, तो नदी प्रदूषित हो जाएगी। अगर उसी को ट्रीटेड करेंगे, उसका उपचार करेंगे, परिष्कृत करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो पानी नदी का स्वच्छ रहेगा। और नहीं तो ऐसे क्या हो सकता है, जल की गुणवत्ता तो कम होगा ही, इसके साथ स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित कर देगा नदी का स्वतः खुद ब खुद। उदाहरण के लिए दिया गया है कि समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग कितने 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े कचरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, इसमें इतनी क्षमता है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण मतलब अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ रहा है, लोग शहर की तरफ मूव कर रहे हैं और उद्योग भी बढ़ रहा है। इससे क्या हुआ, ऐसा संभव नहीं हो पाता। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है भारत सरकार के द्वारा, तो ये आप जान सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? जैसे में नमामि गंगे परियोजना भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, गंगा नदी को साफ सुथरा करने के लिए। नदी नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि हमारा किडनी पे असर कर सकता है, हमारे हेल्थ पे, ऑल ओवर हमारे हेल्थ पे ये अफेक्ट करेगा। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन जो है वो इस विषय पर विचार करें और अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। एक टॉपिक दे रखा है बिना स्वच्छ का मानव जीवन। बिना स्वच्छ का मानव जीवन पर आप पूरा एक विचार कर सकते हैं, अपनी कक्षा में डायलॉग यानी वाद विवाद कर सकते हैं, ऐसा प्रतियोगिता आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, इसको अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 3 था, अफवाह यानी ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र। अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट होगा जैक के लिए, या फिर एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।